सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, या जिनको यूरोपीय ममालिक सलाहुद्दीन कहकर भी बुलाते हैं, मशरिक़ वुस्ता में अपने दौर के सबसे ताकतवर तरीन आदमी माने जाते थे। वही थे जिन्होंने अय्यूबी ख़ानदान की बुनियाद रखी, और वही वो पहले शख्स थे जिनको दो सबसे मुक़द्दस जगहों के निगरान का टाइटल भी दिया गया। आज हम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख में जाएंगे और जानेंगे कि किस तरह से वो एक इतना बड़ा नाम बन गए। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आखिर तारीख के इतने अहम शख्स कैसे थे? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 1137 से 1193 तक जिंदा रहे थे, और वो सीरिया और मिस्र दोनों मुल्कों के सुल्तान थे। और वो वजह जिसकी वजह से सुल्तान सलाहुद्दीन को पूरी दुनिया में जाना जाता है, वो ये है कि हैतिन की जंग में उन्होंने सलीबी मुल्कों की बहुत बड़ी फ़ौज को हरा डाला था, और इसके साथ साथ 1187 में उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को भी हासिल कर लिया था। उन्होंने मिस्र के मशरिक़ी हिस्से को अरब के इलाकों के साथ मुत्तहिद कर दिया था, और ज़ाहिरी बात है कि सुल्तान सलाहुद्दीन को इस्लाम और अपनी ताकत को बरकरार रखना था, और इसी वजह से उन्होंने तीसरी सलीबी जंग को भी जीत लिया, यहाँ तक कि उन्होंने आसानी से लतीनी मशरिक़ी रियासत को भी हरा डाला। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वाकई में ही अपने दौर की सबसे अहम शख्सियत थे। उन्हें ना सिर्फ सियासी बल्कि जंगी तौर तरीक़ों पर भी महारत हासिल थी, और सबसे बढ़कर उनकी शख्सियत हर किसी से बिल्कुल अलग थी। अपने आगाज़ के दिनों में उनके फादर एक कुर्दिश फ़ौजी थे, और सुल्तान सलाहुद्दीन टिकरीत के महल में पैदा हुए थे जो कि बगदाद के करीब था। वो क्या चीज़ थी जो सलाहुद्दीन को इतना यूनिक बनाती थी? वो ये थी कि छोटी उम्र से ही वो एक बहुत अच्छे पोलो के प्लेयर थे, और इसी वजह से ही वो एक कमाल की महारत रखने वाले घोड़सवार भी बने। अपने घर के पास से ही कई चीज़ों में महारत हासिल करने के बाद वो अपने चचा के साथ, जिनका नाम शीरकू था, उनके साथ एक मुहिम पर गए, और इस तरह से उनके अंकल 1169 में इजिप्ट के बादशाह बन गए। और जब शीरकू फौत हुए तो सलाहुद्दीन इजिप्ट के गवर्नर बन गए नूरुद्दीन की मदद की वजह से। उस दौर के लोग कहते हैं कि सलाहुद्दीन कद में छोटे थे, उनका गोल चेहरा, काली आंखें और काली दाढ़ी हुआ करती थी। वो हमेशा ही अपने फैमिली मेम्बर्स को ही बड़ी बड़ी पोजीशन पर रखते थे ताकि हर चीज़ बिल्कुल कंट्रोल में रहे, जो कि उस दौर में सबसे इम्पोर्टेंट होता था कि रिश्तेदारों को अच्छी पोजीशन मिले। और जब नूरुद्दीन मई 1174 को वफ़ात पा गए, तब इस इस्लामी रियासत में लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। तो सलाहुद्दीन सबके सामने आए और ये कहा कि वही हैं इस बादशाहत के असली वारिस। और तब सलाहुद्दीन ने पूरे मिस्र को अपने अंडर कर लिया, और ये उस वक्त एक बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद सलाहुद्दीन ने मुस्लिम दुनिया को मुत्तहिद कर दिया। जैसे ही वो मिस्र के सुल्तान बने, उन्होंने फ़ौरन ही 1174 में दमिश्क को अपने कब्ज़े में कर लिया। उस वक्त उन्होंने ये ऐलान भी किया कि वो सुन्नियों के मुहाफ़िज़ हैं, और उस वक्त उनको शिया की खिलाफत से कायरा से निकाल दिया गया था, और इसी वजह से लोगों को उन पर यकीन था कि वो सुन्नियों के मुहाफ़िज़ होंगे। और फिर इनको इस मुहाफ़िज़ के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया गया, और वो निकल पड़े पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक करने के लिए, या कम से कम हर मुसलमान के साथ इत्तेहाद कायम करने के लिए। ताहम शुरू में छोटे छोटे शहरों और इलाकों के हुक्मरान ऐसे थे जो कि ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन तो वो थे जो कि कभी हिम्मत नहीं हारते थे। इस इत्तेहाद को कायम रखने के लिए सलाहुद्दीन को जंग और सिफारतकारी पर इन्हिसार करना पड़ता था। 1175 में उन्होंने हमा के मुकाम पर जंग लड़ी और एक फ़ौज को हरा दिया, और इस तरह कई और जगहों पर भी छोटी मोटी जंगें होती रहीं। एक और चीज़ जो यहाँ नोट करने वाली है वो ये है कि वो इतनी ताकत में इस वजह से भी आए थे क्योंकि बगदाद में मौजूद खलीफा ने उनको सीरिया, मिस्र और यमन के गवर्नर के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया था। ताहम एल्पो नाम की जगह अभी भी खुद मुख्तार थी, और यहाँ पर हुक्मरानी करते थे नूरुद्दीन के बेटे। नूरुद्दीन के बेटे सलाहुद्दीन के लिए सफारती लिहाज से बहुत मुश्किलात खड़ी कर रहे थे, और सुल्तान 2 जानी हमलों से भी ज़िंदा बच चुके थे। और फिर सुल्तान सलाहुद्दीन ने इसका जवाब इस तरह दिया कि उन्होंने मस्याफ़ के पास अजैसिन्स के महल को अपने कब्ज़े में कर लिया। लेकिन सलाहुद्दीन ऐसे भी नहीं थे कि हमेशा जंगों पर ही इन्हिसार करते थे। वो ज़्यादातर पहले कोशिश करते थे कि बातचीत करके इन मसलों का हल कर लिया जाए, और इसके लिए उन्होंने नूरुद्दीन की बेवा से शादी कर ली, और इसके बाद उनूर की बेटी से भी शादी की, और इस तरह से उन्होंने बासानी खुद को उस टाइम के 2 सबसे ताकतवर ख़ानदानों से जोड़ दिया। ये बात है 1177 की, जब सुल्तान सलाहुद्दीन को फ्रैंक्स ने माउंट गिज़ार्ड की जंग में हरा दिया। ताहम इस जंग के दौरान उन्होंने जॉर्डन का किला फतह कर लिया था, और इसके बाद फिर 1179 में उन्होंने माउंट गिज़ार्ड को भी जीत लिया था। ये करके उसने साबित कर दिया था कि वह मगरबी ममालिक को मशरिक़ वुस्ता से बाहर निकाल फेंकेगा, और इसी चीज़ ने मशरिक़ वुस्ता में उसकी इज़्ज़त और हमायत को और भी बढ़ा दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिस तरह से लोगों के साथ काम और बर्ताव करते थे, उस चीज़ ने भी उनकी साख को बहुत बेहतर बना दिया। उन्होंने इंसाफ को हर जगह कायम किया और गुनहगारों को सज़ा दी, और इसके साथ साथ वो बहुत रहम दिल भी थे।
इन सब चीज़ों के अलावा सबसे बड़ी बात ये थी कि लोग उनको इस्लाम का मुहाफिज समझते थे, ख़ास तौर पर ईसाइयों के ख़िलाफ़ जो कि इस्लाम को ख़त्म करना चाहते थे। और इसके बाद जब 1183 में उन्होंने एल्पो के इलाके को कब्ज़े में किया तो इनकी पोजीशन हर जगह और भी मजबूत हो गई। फिर इन्होंने मिस्री बहरी फ़ौज को भी तैयार किया, वो इस वजह से कि अगर ईसाई इन पर हमला करते हैं तो वो जवाबी कार्रवाई कर सकें। और जब साल 1185 शुरू हुआ तो सलाहुद्दीन का कंट्रोल मोसुल पर पूरी तरह से हो चुका था, क्योंकि वो जानता था कि ये रियासत दोनों सल्तनतों के दरमियान एक बहुत बड़ा कांटा बन सकती है और इसीलिए वो इनसे जान छुड़वाना चाहता था। ये वही दौर था जब ये मसले भी खड़े हो रहे थे कि बैतुल मुक़द्दस पर हुक्मरानी कौन करेगा, और फ्रैंक्स हर जगह कई छोटी मोटी जंगें लड़ रहे थे। फिर फ्रैंक्स ने 1187 में हमला किया कीरक के महल पर, जहाँ पर उस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन का बेटा हुक्मरानी कर रहा था। फिर फ्रैंक्स के कमांडर ने ये ऐलान किया कि मैं काबा पर हमला करूंगा। कहते हैं कि ये बात जब सलाहुद्दीन को पता चली तो उनका गुस्सा उनके मुंह से निकले अल्फाजों से भी कहीं ज़्यादा तेज़ हो गया था। फ़ौरन ही उन्होंने एक बहुत बड़ी फ़ौज खड़ी की जिनमें शामिल थीं जजीरा, एल्पो, सीरिया और मिस्र की फ़ौजें। और फिर फ्रैंक्स ने भी अपनी फ़ौज खड़ी कर दी और फिर जंगें शुरू हुई बैतुल मुक़द्दस और हैतिन के मुकाम पर। जुलाई के आगाज़ में ही अयूबी घोड़सवार तीरंदाजों ने हमला किया और फिर वापस को चले गए, इस चीज़ को यकीनी बनाते कि फ्रैंक्स को इस हमले से बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। और फिर उसी साल 4 जुलाई को सलाहुद्दीन ने एक और इससे भी बड़ा हमला किया। सुल्तान सलाहुद्दीन 20,000 फौजियों को हैतिन की जंग में लेकर आए थे और उन्होंने फ्रैंक्स की फ़ौज का सामना किया, जिसका कमांडर था गुई ऑफ लूसिगन, जो कि उस टाइम बैतुल मुक़द्दस का बादशाह था। इस शख्स के पास तकरीबन 1300 नाइट्स और 15,000 फौजी मौजूद थे और इसके साथ साथ वो कमांडर भी मौजूद था जिसने काबा को गिराने का ऐलान किया था। और इनके मुकाबले में सलाहुद्दीन की फ़ौज कहीं ज़्यादा ताकतवर थी। और इससे भी बढ़ के फ्रैंक्स की फ़ौज के पास खाने और पानी की बेहद कमी थी। फिर सलाहुद्दीन की फ़ौज ने सूखी घास को आग लगा दी और इस तरह से उनके दुश्मनों के हालात उस टाइम इससे भी कहीं ज़्यादा ख़राब हो गए। रेमंड ऑफ ट्रिपली की घोड़सवार फ़ौज ने सलाहुद्दीन के डर से जंग का मैदान ही छोड़ दिया, लेकिन बाकी बची जो फ़ौज थी वो हमले को रोक ना सकी और उनके पास कहीं भागने का रास्ता नहीं था। और इसी वजह से ही सुल्तान सलाहुद्दीन को हैतिन के मकाम पर एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई। जो कुछ लोग जिनको सुल्तान ने पकड़ लिया था उनको सुल्तान ने छोड़ दिया और माफ़ कर दिया और उन्होंने कहा कि बैतुल मुक़द्दस के बादशाह को ठंडा पानी दिया जाए। उस बादशाह ने कुछ पानी पिया और बाकी पानी उस कमांडर को दे दिया जिसने नौज़बिल्ला काबा को गिराने का कहा था। यहाँ पर सलाहुद्दीन ने कहा कि ये तुम हो जिसने इसे पानी दे दिया, वरना ना मैं तो इसे पानी देता और ना ही खाना। और फिर सुल्तान ने उस कमांडर की गर्दन उड़ा दी। फिर जो हॉस्पिटलर के नाइट्स और टेम्पलर के नाइट्स थे उनको भी सुल्तान ने मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि वो नाइट्स बहुत जालिम थे और कमज़ोरों पर जुल्म किया करते थे। और फिर सितंबर 1187 को सुल्तान आगे बढ़ा और उसने बैतुल मुक़द्दस को अपने कब्ज़े में कर लिया। यह बहुत आसानी से हुआ क्योंकि सुल्तान पहले ही फ़ौज को हरा चुका था। मशरिक़ की साइड पे रहने वाले ईसाइयों पर भी सुल्तान ने रहमदिली दिखाई और उनको यहीं पर ठहरने दे दिया गया और सुल्तान ने कई चर्चिज़ को मस्जिदों में बदल दिया। और फिर वो और आगे बढ़े और सिसरिया, जाफा, नेज़रत, टाइबेरिया और एकर और इसके साथ साथ कई और इलाकों को जीतते चले गए। और इसके बाद शुरू हुई तीसरी सबसे बड़ी सलीबी जंग। सुल्तान सलाहुद्दीन ने बहुत देर पहले ही ये आइडिया पेश कर दिया था कि इन सलीबियों के खिलाफ एक बड़ा और हतमी जिहाद किया जाए। ये 1187 का ही वक्त था जब पोप ग्रेगरी III ने ये आइडिया पेश किया कि एक बहुत बड़ी सलीबी फ़ौज बनाई जाए ताकि बैतुल मुक़द्दस को दोबारा से हासिल किया जा सके। और फिर उस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन के खौफ और उसको हराने के आइडिया से जर्मनी के बादशाह और इंग्लैंड के बादशाह और यहाँ तक कि फ्रांसीसियों के तमाम इलाकों ने मिलकर एक गठजोड़ बना लिया कि हम सब मिलकर सुल्तान सलाहुद्दीन को हराएंगे। फिर इन सब ने गी ऑफ लूसिगन के साथ मुलाकात की और इस तरह से उन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन के इलाकों पर हमला करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि सलीबियों ने जुलाई 1191 में एकड़ के इलाके को भी अपने कब्जे में कर लिया और इसके साथ साथ सुल्तान सलाहुद्दीन के 70 बहरी जहाज़ों को भी। और ये करने के बाद वो बैतुल मुक़द्दस की जनूब में आ गए। फिर सितंबर 1191 में ही उर्सव के मैदानों में एक बहुत बड़ी जंग हुई और सलीबी इस जंग में जीत गए, लेकिन इस जंग में सुल्तान सलाहुद्दीन की फ़ौज को कुछ ज़्यादा नुकसान ना हुआ। उर्सव, जाफा और एकर सलीबियों के हाथ में जाने की वजह से सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की साख को बहुत नुकसान पहुंचा था। अब बात आती है सुल्तान की वफ़ात और उनकी मेरास की। ये बात तो ठीक है कि सलीबियों ने कुछ इलाके कब्ज़े में कर लिए थे, लेकिन जो अपनी पूरी ज़िंदगी में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कर दिखाया था उसको तोड़ना इतना आसान नहीं था।
लेकिन आखिर में सुल्तान इन सलीबियों से लड़ने का मौका हासिल ना कर सके, क्योंकि 4 मार्च 1993 को सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, जो कि इस्लाम के मुहाफिज थे, वो इस दुनिया से रवाना हो गए। जब वो फौत हुए तो वो सिर्फ 56 साल के थे, और ये कहा जाता है कि सुल्तान की मौत सैकड़ों जंगें लड़ने की थकावट की वजह से हो गई, क्योंकि शायद एक दिन और एक रात भी ऐसी नहीं गुजरी होगी जब सुल्तान ने कुछ देर सुकून किया होगा, क्योंकि उसने अपनी सारी ज़िंदगी, अपनी सारी जान इस्लाम की हिफाजत में लगा दी थी। जैसा कि शुरू में आपको बताया गया है कि मुसलमानों का इत्तेहाद सुल्तान सलाहुद्दीन ने कायम किया था, और ये इत्तेहाद वाकई में ही बेहद मजबूत था और ताकतवर था। लेकिन अफसोस के सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के मरने के बाद मुसलमानों का ये इत्तेहाद फौरन ही टूट गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी इस सच्चाई की वजह से भी जाने जाते हैं कि उन्होंने अयूबी खानदान को बहुत ऊपर पहुंचा दिया था, और इनके खानदान ने सीरिया पर 1260 तक और इजप पर 1250 तक हुकूमत की, क्योंकि उसके बाद इन इलाकों को ममलूक्स ने हासिल कर लिया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की जंगी, सियासी और हुक्मरानी करने की महारत पर हज़ारों किताबें भी लिखी गई हैं। करोड़ों लोग आज भी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की बेहद इज्जत करते हैं कि किस तरह से एक आदमी ने इतना बड़ा काम कर दिखाया कि मुसलमानों को इकट्ठा कर दिया और इतने मुख्तलिफ इलाकों पर हुक्मरानी की और बैतुल मुक़द्दस को भी हासिल कर लिया। आज भी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को मुसलमान अपने सबसे बेहतरीन लीडर्स में से एक मानते हैं, जिनकी मिसालें दूसरे मज़हब के लोग भी देते हैं कि किस तरह से एक इंसान ने पूरी दुनिया पर अपनी एक छाप छोड़ दी। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।